हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। जल्दी आ जाइए आप लोग, स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक को। हाँ जी, आ गए हैं लाइव। हेलो, गुड आफ्टरनून। लाइव आ गए। प्रद्युम्न, धनंजय। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल कहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोगों ने, बताइए। कल कहाँ तक के क्वेश्चंस कर लिए थे? हाँ जी, कल कहाँ तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, बताइए। आज उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, 247 तक कर लिया था। चलिए आज आगे करते हैं, 248 से स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन 248 और 249 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द मोस्ट सुटेबल फॉर कॉन्क्रीट ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी। वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए क्या होगा, कौन सा टेस्ट होगा, बताइए। कंप्रेशन टेस्ट होगा नहीं, परमेबिलिटी टेस्ट होगा नहीं, अब इन दोनों में बताइए क्या हुआ। अंकिता, ज्योत्सना, क्या बोल रहे हो? डीवी क्या लिख रहे हैं आप? अंकिता, अंकिता ही नाम है। डीवी मींस, डीवी डीवी क्या लिखा है आपने? 3 टाइम्स लिया गया है, जहां तक मुझे याद है 3 टाइम्स सिलेक्शन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ सीट। सो मेरे अकॉर्डिंग जनरल के आसपास के 300 के आसपास जाएगी। हाँ जी, मुझे लगता है कि 300 के आसपास जनरल की जाएगी।
और जो मुझे भी पता चली है जो बाकी लोगों से बात कर कर वो ये। आज आप तो पहली बार आए हो, आज आपने अभी से बैच ज्वाइन किए, पहले से बैच ज्वाइन किए थे और आप आते रिकॉर्डिंग देखते थे? 2.5 टाइम्स ली है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग 285 या 300 के आसपास ही जाएगी। 85 भी मतलब चांस नहीं है, 90 300 के आसपास। थर्टी मिनट एब्सेंट होना पड़ रहा है। चलो अभी तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 348, दैट the test most suitable for concrete of very low workability is, the test suitable for concrete for very low workability is, कौन सा है? बता चुका था। ओके चले, सो क्या होगा इसका आंसर? बी कॉम्पैक्शन फैक्टर होगा। सोच के बताइए। सभी लोग बताया, मयंक ने बताया बी कॉम्पैक्शन फैक्टर। क्या किसी बुक में लिखा है? हाँ अब आंसर है मयंक सी, ज्योत्सना बी, सी बी, फिर वही दिक्कत, नवीन सी। नहीं, इसका एक पूरा का पूरा रिलेशन है, यदि आप लोग को पता हो सभी को। VB कॉम्पैक्शन फैक्टर, स्लम, फ्लो टेबल, ये है आपके पास पर। गुड आफ्टरनून धनंजय। ये है इसका पूरा रिलेशन, कॉम्पैक्शन फैक्टर, उसके बाद VB कॉम्पैक्शन फैक्टर, फिर स्लम, फिर फ्लो टेबल। तो यदि आपके पास पर अलग अलग तरह के कंक्रीट हैं, यदि आपको ध्यान हो वर्केबिलिटी के बेसिस पर जो अपन ने क्लासिफिकेशन किए हैं, याद है ना भाई सभी को? हाँ जी, तो एक्सट्रीमली लो से, एक्सट्रीमली लो से वेरी लो, वेरी लो से लो, लो से मीडियम, और मीडियम से हाई, इनके बीच में देखने को मिलता है। तो इसको अलग, ये इतना ही आप लोग को आई थिंक ये ध्यान में रहेगा, रहेगा ना? वेरी लो से लो, तो इस बीच में टेस्ट फिट होते हैं। एक्सट्रीमली लो से वेरी लो, वेरी लो से लो, लो से मीडियम, मीडियम से हाई। तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन, तो गलत ही थे, इन दोनों में से चूज करना था, दैट इज VB। नेक्स्ट 249,
Bleeding of concrete is said to occur when? Bleeding of concrete is said to occur when? Bleeding कब कहा जाएगा? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 2 पॉइंट को मैंने हटा दिया। 50-50 नाउ बिल्कुल सही। फाइनल पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम, अकेले फाइनल पार्टिकल के सेटल डाउन होने से नहीं होगा। सीमेंट पेस्ट राइजेज एट द सरफेस ऑफ द कंक्रीट, लेकिन सिर्फ सीमेंट की स्लरी आ जाएगी तो वो लेटेंस कहलाता है। उसमें थोड़ा वाटर की सरफेस ऊपर एकदम वाटर की मतलब आप मेम्ब्रेन आप देखें ऊपर पर देखने को मिलती है, वहां से ब्लीडिंग की कंडीशन को अपन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वाटर नहीं दिख रहा है, हमेशा जब भी दिख रहा है तो पानी दिख रहा है, लेकिन वो पानी सीमेंट का आपके पास है पूरा एक उसके अंदर पर वो थिन नहीं है, थोड़ा सा थिक है, लेकिन पतली पतली सी लेयर है सीमेंट स्लरी की, तो वो लेटेंस कहलाता है ना। तो ब्लीडिंग के अंदर पर परफेक्टली वाटर आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी ज्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट, फॉर हैवीली रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन द मोस्ट सुटेबल स्लम वैल्यू विल बी। हाँ जी, फॉर हैवीली रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं मैं शायद, जहां तक मुझे याद है। किस में आता है? मीडियम में आता है ना? बिल्कुल सही नवीन, मीडियम में आता है 50 से 100 के बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 251। द रिकमेंडेड स्लम ऑफ कॉन्क्रीट फॉर हैंड प्लेस्ड पेवमेंट इज। हैंड प्लेस्ड पेवमेंट, हाँ जी, वर्केबिलिटी से आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन है। बताइए, इंचेस में क्या प्रॉब्लम भाई? नवीन, अच्छा धनंजय, अरे भाई 1 इंच मतलब ये 25 mm से 75 mm, ये 100 से 150 mm, ये 75 से 100 mm, ये आपके पास पर 50 से 100 mm, ये बोल रहा है मीडियम के अंदर पर, जबकि आपके पास पर 25 से 50 इन जनरल 25 से 50 वाला जो होता है वो आपके पास पर जाता है हैंड वाइब्रेशन। अब हैंड वाइब्रेशन मतलब हैंड रॉडिंग के थ्रू 25 से 50, 0 से 25 हो जाता है पेमेंट में ही बता रहा हूं, ये वाइब्रेटर मतलब पावर वाइब्रेटर। पावर वाइब्रेटर कहने का मतलब है जिसमें मशीन वगैरह लगी हो, तो 0 से 25 हो जाता है और 0 से 50 हो जाता है हैंड वाइब्रेटर में। रेंज देखा जाए तो 25 से 50, 1 इंच से ऊपर कोई भी नहीं है, ये है लेकिन 100 mm तक जा रहा है, उतना भी नहीं जाना है। दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट एज पर दी ऑप्शंस, नॉट एज पर द करेक्ट आंसर। एज पर दी ऑप्शन यू कैन चूज द नियर बाय ऑप्शन। ठीक है धनंजय, धनंजय ए लग रहा है क्या 351 का? 50 से 100 mm, अरे भाई क्या लिखा है, ये वर्ड क्या लिखा है? पेमेंट, ये यूज होता है हैवीली रेनफोर्स्ड स्लैब बीम। क्या पेमेंट के अंदर पर भी बहुत ज्यादा आपके पास पर हैवीली रेनफोर्स्ड सिस्टम होता है? नहीं होता है, स्टील बार बहुत ज्यादा होते नहीं उसके अंदर पर,
दैट्स व्हाई यू कैन नॉट चूज ऑप्शन ए। किन्होंने, ज्योत्सना ने भी चूज किया था ऑप्शन ए, मयंक ने डी चूज किया था, और नवीन ने भी ए चूज किया था शायद, प्रद्युम्न ने बताया नहीं था। अभी क्लियर है सभी को? अरे क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ जल्दी भाई। क्लियर बात सभी को? ज्योत्सना समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेडी मिक्स कंक्रीट आरएमसी is weight based and mixed in centrally located plant, transported in a truck mixer or aggregator and delivered to the condition ready to use। बिल्कुल सही बात है। अब ऑल ऑफ द अबव भी सही हो सकता है, एक ऑप्शन को गलत करो तो सब गलत हो जाना है। इट प्रोड्यूस अंडर साइट कंडीशन, गलत गलत और गलत। ये गलत है तो एक ही सही होगा, और एक ही सही है तो वही सही होगा, बाकी सब गलत है। क्लियर है बात? कई बार क्वेश्चंस को के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होते हुए भी हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम क्या ये जानते हैं कि एमसीक्यू प्रॉब्लम है, क्या हम जानते हैं एक ऑप्शन सही होगी तो बाकी गलत हो जाएगी। तो कोई एक सही ऑप्शन की तरफ पर ढूंढो कि क्या लग रहा है, क्या पढ़ा हुआ लग रहा है चारों में से, है ना? The activity of batching production of concrete refers to weighing of all ingredient within the acceptable tolerance of the for all batch, weighing of all ingredient, most accurate weighing of cement and water that influence the strength of most accurate weighing of cement and water that influence the strength of concrete, measuring the workability of concrete। बताइए बैचिंग का मतलब क्या होता है? बैचिंग का मतलब क्या होता है? धनंजय सी बता रहे हैं, मोस्ट एक्यूरेट वेइंग, धनंजय बता रहे सी, ज्योत्सना बता रही ए, नवीन बता रहा है मेजरमेंट। हाँ, मेजरमेंट, इट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट, कलेक्ट करना और मेजर करना, दैट्स ऑल, और उनकी टॉलरेंस लिमिट के साथ उनको एक्सेप्ट करना। यहां पर बैचिंग के टाइम पर आपका फोकस रहता तो जरूर है कि स्ट्रेंथ बने, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके पास पर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा तो चल जाएगा, प्लस माइनस चलेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम एक्यूरेट मेजर करो कि 1 ग्राम 2 ग्राम में भी मेजर कर रहे। क्लियर है? बिल्कुल, बैचिंग को किया जाता है स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन बैचिंग का पर्पस क्या है? मटेरियल को कलेक्ट करना। अब मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए अपन वे करते हैं ना, तो ऐसा नहीं देखते 1 ग्राम ज्यादा 2 ग्राम ज्यादा, टॉलरेंस चलता है आपके पास पर, आपको पता होगा प्लस माइनस 3% का टॉलरेंस चलता है कोर्स एग्रीगेट का, बताया भी था मैंने उस दिन, लिखवाया था टॉलरेंस लिमिट, याद है क्या? अरे लिखा था टॉलरेंस लिमिट, याद है धनंजय? याद है भाई? यदि टॉलरेंस लिमिट लिखाया था तो क्यों लिखाया था? उसका मतलब है कि एक्यूरेसी नहीं भी हो तो भी चल जाएगा, प्लस माइनस चलेगा। क्लियर है? तो इसीलिए एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वेइंग ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट एकदम सही पॉइंट है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? वेइंग ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट विद इन द एक्सेप्टेबल टॉलरेंस फॉर ऑल बैचेस, ये ज्यादा करेक्ट है, ये ज्यादा करेक्ट है एज कंपेयर टू अदर। ये भी सही है, वेइंग ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट। यदि ये ऑप्शन नहीं होती तो ये सही हो जाती। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। धनंजय ऑप्शन ए करेक्ट। In a typical concrete paver, which of the following compaction equipment are used?
बताइए। अरे टिपिकल कंक्रीट पेवर मतलब पेवर मशीन होती है ना, जिससे कंक्रीट निकलकर आपके पास पर रोड सरफेस पर गिरता है। हाँ इन जनरल बोल दो, टिपिकल बोल दो, या इन जनरल बोल दो, या कन्वेंशनल बोल दो, जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है। हाँ जी, धनंजय ये सही, मयंक, नवीन, ज्योत्सना, इंटरनल निडल वाइब्रेटर। ओके नेक्स्ट, which of the following properties not required for concrete mix design as per guideline given by Indian standard? Which of the following properties not required for concrete mix design as per guideline given by Indian standard? इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कौन सी चीज मिक्स डिजाइन के अंदर पर ज्यादा जरूरत नहीं रखती है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। बताइए। ज्योत्सना बता रही ए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट का कोई यूज नहीं है, जबकि आपको याद होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज होता है, अपन हम यूज करते हैं, तभी तो वॉल्यूम आएगा टोटल। वेट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल कैलकुलेट दी। बिल्कुल, ओपीसी है तो कांस्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का इस्तेमाल होता है, यदि आपको फॉर्मूला याद हो तो। तो ज्योत्सना, जब भी आप यूज करते हैं कौन से मेथड, इंडियन स्टैंडर्ड मेथड ही जब यूज करते हैं, तो वहां पर जब अपन वॉल्यूम निकालते हैं ना, वॉल्यूम का कैलकुलेशन, उसमें आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज होता है। ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट भी निकालोगे तो भी उसमें यूज होगा। ओके इसका आंसर है आपके पास पर डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट। नेक्स्ट, the process of mixing some mortar in the mixer at the beginning of the first batch concrete mixing is called। कंक्रीट के मिक्सर के अंदर पर एक पहली बैच डालने से पहले कुछ जो डाला जाता है, जिससे जिससे आपके पास पर कंक्रीट मिक्स बनाया जाता है, तो एक मोर्टार डाला जाता है। वो किस लिए डाला जाता है? पर्पस क्या होता है उसका? बिल्कुल बटरिंग, ताकि आपके पास पर मिक्स जो है वो प्रॉपरली आपके पास पर मिक्सिंग हो सके उसकी। ओके नेक्स्ट, the type of concrete in which preliminary tests are performed for design and it is also used for all 7 type of grade of cement concrete is known as the type of concrete in which preliminary test, जो basic test रहते हैं वो test perform तो किए जाते हैं for designing, and it is also used for all the 7 grade of concrete is known as। हाँ जी बताइए।
नवीन डी, आंसर बताओ क्यों? ऑर्डिनरी कंक्रीट को जानते हो, नॉमिनल मिक्स को जानते हो, इसको जानते हो, इसको नहीं जानते हो तो बता देता हूं। बेसिक कंक्रीट है, सबसे बेसिक कंक्रीट है। यू कैन ऑल्सो कंसीडर कंपेयर इट विथ नॉमिनल मिक्स से, आप कंपेयर कर सकते हो उसको, नॉमिनल मिक्स से आप इसे कंपेयर कर सकते हो। इट इज अ बेसिक कंक्रीट। M5 M10 ग्रेड का जो कंक्रीट होता है दैट इज कंसिडर्ड एज कंट्रोल्ड कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रिलिमिनरी टेस्ट तो परफॉर्म किए जाते हैं, परफॉर्म फॉर डिजाइनिंग, डिजाइन। अब यदि डिजाइन किया जाता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर डिजाइन मतलब है आपके पास फिर टारगेट स्ट्रेंथ के लिए आप चेक करते हैं इसको, पहली बात। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन ऑल द 7 ग्रेड्स ऑफ द सीमेंट कॉन्क्रीट। 7 ग्रेड कहां कहां होती है भाई? एक ही के अंदर 7 ग्रेड होती है, कौन सी के अंदर? स्टैंडर्ड के अंदर। पर स्टैंडर्ड के अंदर 7 भी नहीं, 7 से ज्यादा होती है। कहां से? M25, 30, 35, 40, 4 हो गई, 45 5 हो गई, 50, 55 एंड 60, 8 ग्रेड। इन 8 ग्रेड में जो यूज होता है वो होता है डिजाइन मिक्स, क्योंकि डिजाइन मिक्स किसके ऊपर बनता है आपके पास? पर M20 के ऊपर। STD क्या बोल रहे हो भाई? क्या बोलना चाह रहे हो नवीन? STD। तो इसका आंसर है आपके पास पर डिजाइन मिक्स। ये वो कंक्रीट है जो ऑल द 7 ग्रेड के अंदर ऑफ कंक्रीट के अंदर पर आता है, मिक्स डिजाइन का। क्या स्टैंडर्ड लिख रखा होगा? क्या स्टैंडर्ड लिख रखा होगा? क्या बोल रहे हो? अच्छा स्टैंडर्ड, हाँ इसको आप बोल दो स्टैंडर्ड कंक्रीट बोल दो। बेसिक कंक्रीट स्टैंडर्ड कंक्रीट नहीं, स्टैंडर्ड भी नहीं बोल सकते इसको, कंट्रोल्ड को बेसिक कंक्रीट ही बोलेंगे, स्टैंडर्ड तो दूसरा हो जाएगा। उसका आंसर था डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक और एल्यूमिनियम पाउडर आर यूज्ड एज, जिंक और एल्यूमिनियम पाउडर, बिल्कुल एल्यूमिनियम पाउडर के बारे में पता होगा आपको, वो एयर एंटरिंग एजेंट है, जिंक भी। नेक्स्ट 259, which of the following is not suitable in the design of concrete mix as per relevant Indian standard? As per Indian standard, which of the following is not used in design mix? हाँ जी बताइए। हाँ जी जल्दी। एयर कंटेंट वॉल्यूम के लिए काम आता है एग्रीगेट के, वाटर कंटेंट काम आता है, एडमिक्सचर कंटेंट बिल्कुल इट विल चेंज the total volume, but bulk density of cement is not required because we use specific gravity of cement. So bulk density हम यूज नहीं करते। बल्क डेंसिटी और थियोरेटिकल डेंसिटी में आपको डिफरेंस पता होगा। यदि थियोरेटिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में बात करता हूं तो पता है ना सभी को, दोनों में डिफरेंस पता है ना सभी को, बल्क डेंसिटी और थियोरेटिकल डेंसिटी में। ये देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है, नॉट यूज्ड। नॉट यूज्ड मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपके पास पर, बल्क डेंसिटी।
इट इज नॉट रिक्वायर्ड। पहली बात बताइए, थियोरेटिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में डिफरेंस पता है सभी को? सभी लोग? Bulk density is equal to weight of the sample upon volume of the solid plus volume of the air, but theoretical density is weight of the sample upon volume of solid, that is theoretical density. So generally we don't calculate the presence of air in the cement when we are designing concrete in or you can say कि जब मिक्स डिजाइनिंग कर रहे हैं उस पर, तो मिक्स डिजाइनिंग में हम थियोरेटिकल डेंसिटी को कंसिडर करते हुए डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 360, द बैचिंग टॉलरेंस फॉर एग्रीगेट एज पर IS 456/2000, यह भी बताया मैंने आपको। है ना? नेक्स्ट, हाउ आर concrete mixture specified? by the number of cement bag used in the batch, by the nominal volume of concrete that can be mixed in a batch, by volume of water used, by volume of aggregate used। बताइए। कितना कंक्रीट रेडी कर सकता है, कितना मीटर क्यूब का कंक्रीट रेडी कर सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन क्लासिफाई देम। करेक्टेड। नेक्स्ट 362, इन केस ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द फोम टू बी रिमूव्ड फर्स्ट आर, कौन से फोम को रिमूव करते हैं? कौन से फोम वर्क को रिमूव करते बताइए? बीम के साइड के, साइड्स ऑफ द बीम एंड गर्डर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263, दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों बन जाएंगे आपको। टू 263 पढ़ें। Forms of freshly laid RCC work should not be struck for a period called until the concrete has reached a strength at least twice the stress to which the concrete may be subjected to at the time of removal of foam work। हाँ जी बताइए। हाँ जी कौन सा टाइम? देखिए, foam work are freshly laid in RCC work which should not be struck for a period called until the concrete reaches a strength at least twice the stress at which concrete may be subjected to at the time of removal work। जब रिमूवल ऑफ फोम वर्क हो तब जितनी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, लगभग उसकी हाफ के आसपास स्ट्रेंथ यदि आ गई हो तो अपन उसको रिमूव कर सकते हैं। क्या बोल रहा है आपके पास पर? कंक्रीट रीच्ड एट द स्ट्रेंथ एट लीस्ट ट्वाइस द स्ट्रेस एट विच कंक्रीट में बी सब्जेक्टेड, ट्वाइस द स्ट्रेंथ, सॉरी हाफ बोल रहा था मैं, ट्वाइस द स्ट्रेंथ, ट्वाइस और थ्राइस यू कैन से, जो फोमवर्क के रिमूवल पर आने वाली है स्ट्रेस जो उसके ऊपर आ सकती है फोमवर्क को हटाते से, उतनी स्ट्रेंथ कम से कम आ जानी चाहिए। इसका आंसर है स्ट्रिपिंग टाइम। इसको अपन स्ट्रिपिंग टाइम और इसको स्ट्राइक ऑफ फोम भी बोलते हैं।
ओके, सी बता रहा हूँ धनंजय, नहीं सेटिंग टाइम नहीं होता, सेटिंग टाइम तो अलग चीज है और उसका फंक्शन अलग है. A flat slab of a span 6.45 meter can cast today afternoon as per the recommendation of IS 456. The minimum time after which prop should be removed is, prop should be removed is, हाँ जी क्या होगा बताओ, डेज बताओ मुझे, डेज. ऑप्शन चले गए तो ऐसा नहीं कि सर ऑप्शन नहीं दिख रही, डेज बताओ, डेज कितने डेज होंगे. 14 डेज, बिल्कुल सही. ये रही आपके पास पर पूरे डेज की लिस्ट है ना. तो स्लैब है जो आपके पास पर 4.5 मीटर से ज्यादा है तो उसको 14 दिनों के बाद आपको हटाना है. कितने डेज के बाद, 14 डेज के बाद है ना. इसका आंसर था 14 डेज. नेक्स्ट है, ये तीनों क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है. इसके नीचे वाले ऑप्शन क्या है, चलो देखेंगे उसको. बताइए इनके आंसर. बताइए. द मिनिमम टाइम बिफोर स्ट्राइकिंग द प्रॉप्स स्लैब लेस देन 4.5 मीटर, अभी दिखाया मैंने, अभी दिखाया. इसका क्या होगा, 7 डेज. ठीक है, 7 डेज. नेक्स्ट, द मिनिमम टाइम बिफोर स्ट्राइकिंग द प्रॉप आर्चेस, किसका, आर्चेस का. याद ना हो तो बता देता हूं. बीम्स एंड आर्चेस स्पानिंग 6 मीटर से ज्यादा 21 दिन और 6 मीटर से कम 14 दिन. तो क्या बोल रहा है, 4.5 मीटर, उसका तो कर लिया था, इसका नहीं किया था. लेस देन 6 मीटर कितना, 14 दिन. ये क्वेश्चन. द मिनिमम टाइम बिफोर स्ट्राइकिंग द फोम ऑफ कॉलम एज पर IS 456/2000. हाँ जी, कॉलम में कौन सा होता है, वर्टिकल होता है. वर्टिकल को कितने, 16 से 24 घंटे के अंदर. याद होगा, नहीं याद है तो पेज नंबर 25 याद रखना अपने को. क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे आप लोगों से फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन. When the strain in the material increases with the time, क्या हो जाएगा, टाइम के साथ यदि सस्टेन लोडिंग की वजह से इंक्रीज करेगा तो क्या कहलाएगा वो, क्या कहलाएगा वो आपके पास पर, क्रीप. सिक्सटी 6970 का आंसर दे. द पर्पस ऑफ कॉन्क्रीट कॉम्पैक्शन इज टू डिक्रीज द सेटिंग टाइम, इंक्रीज द वॉइड, इंक्रीज द वेट, इंक्रीज द डेंसिटी. किसके लिए, डेंसिफाई करने के लिए. डेंसिफाई करने के लिए कॉम्पैक्शन किया जाता है, याद रखें. नेक्स्ट 370. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉन्क्रीट पंप. इज नॉट अ डायरेक्ट एडवांटेज. मतलब इनडायरेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट एडवांटेज.
आप स्ट्रेंथ तो बढ़ाने के लिए पंपिंग नहीं करते, मेरी बात को ध्यान रखें, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए नहीं करते, कन्वीनियंस के लिए करते हैं। अपनी कन्वीनियंस को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं। 300 मीटर तक अपन हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं पंपिंग, तो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। ये डायरेक्ट नहीं है, इट इज इनडायरेक्ट। ये देखा गया है, ये पाया गया है कि कंक्रीट जिसकी पंपिंग की जाती है उसको स्ट्रेंथ बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज में कंक्रीट को पंप कर कर ही पहुंचाया जा रहा है। क्यों पहुंचाया जा रहा है पंप कर कर? क्योंकि ये देखने को मिल रहा है जब पंप कर कर कंक्रीट में स्ट्रेंथ यदि ज्यादा मिलती है तो पंप कर कर ही पहुंचाओ। नेक्स्ट, कंसोलिडेशन ऑफ कंक्रीट में बी इंप्रूव्ड। कब इंप्रूव हो सकता है कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन मतलब समझते हो? लॉन्ग टर्म प्रोसेस जिसमें पार्टिकल सेट हो जाते हैं ताकि आपके पास परमेबिलिटी ना के बराबर रहे, फ्रीली सेटल्ड हो जाए वो। कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन ऑफ कंक्रीट कैन बी इंप्रूव्ड इमीडिएटली बिफोर प्लेसिंग, इमीडिएटली आफ्टर प्लेसिंग, बिफोर मिक्सिंग या बिफोर प्लेसिंग। देखिए, मिक्सिंग करने से प्लेस तो नहीं किया, कंसोलिडेशन होगा जब मास को सेटल डाउन करवाओगे तभी आपके पास सर कंसोलिडेशन होगा। तो यदि आपने क्या किया, मिक्सिंग के टाइम पर ध्यान दिया तो उससे कुछ मतलब नहीं है, बिफोर मिक्सिंग कोई मतलब नहीं है। आफ्टर मिक्सिंग, बिल्कुल आफ्टर मिक्सिंग ध्यान देना, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग से पहले, मिक्सिंग के बाद क्या करने वाले आप? मिक्सिंग के बाद आप क्या करने वाले हैं? प्लेसिंग करने वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या करने वाले? प्लेसिंग करने वाले। तो आप प्लेसिंग पर ध्यान दें। आफ्टर मिक्सिंग यदि आप प्लेस करने वाले तो आप प्लेसिंग के पहले ध्यान दें। मिक्स कर रख लिया है, आधे घंटे के बाद उसको पहुंचाया साइड तक, तो उस आधे घंटे में सोचते नहीं, प्लेसिंग के पहले सोचते हैं कि वहां पर कंक्रीट जो है उस कंक्रीट को कैसे प्लेस करें, उस कंक्रीट को कैसे प्लेस करें कि आपके पास कंसोलिडेटेड सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बन पाए वो। क्लियर है बात? एससीसी जिसे अपन बोलते हैं। तो इमीडिएट आफ्टर मिक्सिंग और बिफोर प्लेसिंग ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। इमीडिएटली बिफोर प्लेसिंग ऐसा कोई इमीडिएटली जस्ट उसके पहले नहीं, पहले से सोच के रखे कैसे कंक्रीट को डालना है, कहां पर डालना है, किस तरह से डालना है, दैट्स ऑल। जस्ट प्लेसिंग के पहले करने से कोई मतलब नहीं। बी भी हो सकता था, बी भी हो सकता था, लेकिन इमीडिएट सोचने की कोई जरूरत नहीं है धनंजय, कि जस्ट प्लेसिंग के जस्ट पहले 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले अपन ने कुछ अरेंजमेंट करना है, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू अरेंज थिंग अकॉर्डिंगली। बट ये हो सकता है कि आप में से बहुत सारे उस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जनरल वाटर यूज फॉर मेकिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड, कौन सा वाटर? पोर्टेबल वाटर। बढ़िया। नेक्स्ट, इसका आंसर दे। हाँ जी, क्या होगा? व्हाट इज द रेंज ऑफ डिफ्यूजिविटी? हाँ जी, डिफ्यूजिविटी टर्म सुना है? सुना होगा मैकेनिकल में तो कभी, वो आपके सोम में तो कभी सुना होगा। It is actually related to thermal conductivity, or you can say diffusivity is the calculation of thermal conductivity within a member। एक मेंबर के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी किस तरह से उसे पता करने के लिए। क्लियर है? और ये किसका पूछ रहा है? कंक्रीट का। तो कंक्रीट का होता है आपके पास पर 0.02 से 0.006 मीटर स्क्वायर पर आवर। ओके, लेकिन इफ आई एम सेइंग कि ये
यदि मैं कहूं इसमें कि ये आपके पास पर, यदि मैं कहूं आपके पास पर कि ये फिक्स रहेगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये आपके पास पर इंग्रेडिएंट पर डिपेंडेंट रहता है। जैसे आपके पास पर पॉइजन रेशियो डिपेंडेंट रहता है इंग्रेडिएंट पर, आपका इलास्टिक मॉडुलस डिपेंडेंट रहता है, उसी तरह से ये भी डिपेंडेंट रहता है। थर्मल कंडक्टिविटी मेजरली कोर्स एग्रीगेट पर डिपेंडेंट रहता है। मेजरली जो रहता है कोर्स एग्रीगेट पर डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि उसका यू कैन से पार्टिकल साइज के बेसिस पर उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट है क्रीप डिफॉर्मेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किस तरह की स्ट्रेसेस? थर्मल क्या? नहीं। मॉइस्चर क्या? नहीं। स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड क्या? नहीं। मैकेनिकल, क्योंकि स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड जो रहेगी आपके पास पर कांस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन एक सस्टेन कांस्टेंट लोड की वजह से देखने को मिलता है आपको क्रीप स्ट्रेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ कंट्रोलिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट? कॉन्क्रीट की ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी टर्म समझो, ज्यादा दिनों तक चलना चाहिए, ज्यादा दिनों तक चलना चाहिए, तो फिनिशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, क्यूरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परमेबिलिटी। आप कैसे पता करते हो कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो रहा है या रूफ जो है आपके पास फेल हो रही है? यदि वाटर पास करने लगा, मतलब आपके पास लीकेज यदि होने लगा स्ट्रक्चर में, तो शेल्टर नहीं मिला आपको, और शेल्टर नहीं मिला तो यू कैन से द स्ट्रक्चर इज नॉट ड्यूरेबल, और स्ट्रक्चर इज नॉट सर्विसेबल, और सर्विसेबल नहीं है मतलब ड्यूरेबिलिटी एंड हो चुकी है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 376, कॉन्क्रीट एक्सपोज टू सीवियर फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन शैल बी क्लासिफाइड एज, यहां पर होता है सीवियर फ्रॉस्ट एक्शन, जिसको अपन फ्रीजिंग एंड थॉइंग बोलते हैं, और यहां पर होता है सीवियर के अंदर होता है फ्रॉस्ट एक्शन। नॉर्मल फ्रॉस्ट एक्शन या नॉर्मल फ्रीजिंग एंड थॉइंग सीवियर के अंदर होता है, बट वेरी सीवियर के अंदर पर होता है कौन सा? सीवियर फ्रॉस्ट एक्शन। जनरली कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे सीवियर वर्ड सुनते हैं तो सीवियर से सीवियर को टिक कर देते, इसलिए क्वेश्चन बनाया गया। ओके, नेक्स्ट, which of these statement are correct for bleeding of concrete? bleeding of concrete से रिलेटेड क्या टर्म सही है? ड्राइंग अप concrete surface, ये नहीं होता bleeding। फॉर्मेशन ऑफ पोर इनसाइड, ये सही होता है। सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट, ये नहीं होता। डिक्रीज इन स्ट्रेंथ, ये हो जाता है। सेग्रीगेशन ये आपके पास पर अलग टर्म, तरह की टर्म है। तो बी और डी आपके पास पर करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? सभी लोग यही बता रहे हैं 337 का 377 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन 378 और 379। ब्लीडिंग कैन बी रिड्यूस बाय, ब्लीडिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बताइए? क्या डालकर? एडिशन ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर, मतलब हम उसमें एयर एंटरिंग एजेंट डाल दे, इंक्रीजिंग द फाइनेस ऑफ द सीमेंट, एडिशन ऑफ पोजलाना, क्या डाले? बिल्कुल, यदि ये डाल रहे हो ना आप तो ब्लीडिंग का इफेक्ट कम हो जाएगा आपके पास। इंक्रीजिंग फाइननेस ऑफ सीमेंट कर रहे हो तो भी ब्लीडिंग का इफेक्ट आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल प्ले एश, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स फ्लाई एश डज नॉट प्ले इन कॉन्क्रीट? डज नॉट प्ले इन कॉन्क्रीट, हाँ जी। स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाती, एक्सेलरेटिंग द स्ट्रेंथ गेन नहीं करती, है ना, एक्सेलरेटिंग स्ट्रेंथ गेन नहीं करती। नेक्स्ट 380, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टीम क्यूरिंग शुड प्रिफरेबली यूज्ड, कहां पर यूज होगा? इन पर नहीं। अब बताइए दोनों में, दोनों ही प्रीकास्ट है। प्रीकास्ट कॉन्क्रीटिंग ऑफ लार्ज बीम एंड गर्डर, और सेकंड है प्रीकास्ट यूनिट। दोनों में फर्क क्या है? प्रीकास्ट यूनिट कहने का मतलब है आपके पास पर
ये मेंबर बना हुआ रखा है अलग जगह। प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीटिंग ऑफ लार्ज बीम कहने का मतलब है कि ये आपके पास पर कास्टेड साइड भी हो सकता है और आपके पास पर प्री कास्टेड भी हो सकता है, दोनों। तो स्टीम क्यूरिंग ज्यादा सुटेबल रहती है प्री कास्टेड स्ट्रक्चर में जिनको पहले से बना लिया गया है। प्री स्ट्रेच के अंदर दोनों आते हैं, प्री कास्ट भी आता है आपके पास और कास्टेड साइड भी आता है। जनरली पोस्ट टेंशन, जनरली बिल्डिंग जो बनाई जाती है पोस्ट टेंशन की वो कास्टेड साइड होता है। ब्रिजेस जो बनाया जाता है वो आपके पास प्री कास्ट होता है। तो प्री कास्ट यूनिट पर स्टीम क्यूरिंग ज्यादा प्रेफरेबल है एज कंपेयर टू यदि प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर। यहां पर क्लियरिफाई नहीं हो रही चीजें, यहां पर क्लियरिफाई है। दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, ये ज्यादा सुटेबल है ना। ए को गलत नहीं बोल रहा हूं लेकिन बी ज्यादा सही है, ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 ही क्वेश्चन बाकी है और फाइनली कंक्रीट खत्म हो रहा है यार हमारा। फाइनली मतलब आईपीएल स्टार्ट हो जाता मेरे को तो लगा, जब तक कंक्रीट खत्म होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट of cement concrete pavement? The maximum spacing of contraction joint of unreinforced slab is 4.5 meter. अब all of the above के लिए एक को गलत या एक को सही करना होगा। In reinforced slab spacing may be 13 meter to 15 centimeter or 15 centimeter thick slab with steel reinforcement. पहला पॉइंट सही है, दूसरे पॉइंट को यू कैन नॉट से कि इतना ही होगा। दिस यू हैव टू कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? यहां पर ये स्ट्रेस है स्टील पे टेंसाइल, यहाँ पर फ्रिक्शनल स्ट्रेस लग रही है जो कंक्रीट को अंदर की तरफ पर लेकर जा रही है, मतलब F E L/2 इंटू B इंटू H इक्वल टू सिग्मा ST इंटू AST। यूनिट सही है, ठीक है। इस रिलेशन से निकालेंगे हम क्या? L, इस रिलेशन से निकालेंगे हम L। यदि रेनफोर्स्ड रहता है तो इफ रेनफोर्स्ड इज देयर यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम हियर। 13 मीटर से काफी ज्यादा आता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि स्टील की कोई ग्रेड नहीं दी है, यू कैन नॉट से, क्योंकि AST पर भी डिपेंड करेगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज ऑप्शन, यू हैव टू कैलकुलेट। और जब तक कैलकुलेटर नहीं है तो क्या एक्सप्लेनेशन करना है इसका बताओ? धनंजय क्या एक्सप्लेनेशन करना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका, अभी कर दूंगा। ये जो सॉल्यूशन किया है, ये जो सॉल्यूशन किया है इसका बताओ, बता दूंगा। सॉल्यूशन क्या करना है, क्या जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। बता रहा हूं, देखो ध्यान से। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपको? किसके बारे में? कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बारे में। ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो है आपके पास पर वो कितने मीटर पर होता है? तो आपके पास पर 2 तरह के ऑप्शंस है। एक है इस तरह का स्लैब है, एक ये स्लैब है, इसके आगे एक और स्लैब है। एक स्लैब
ऐसा स्लैब पे स्लैब है। यदि ये स्लैब रेनफोर्स्ड है ना, रेनफोर्स्ड नहीं है, चलो रेनफोर्स्ड नहीं है, क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन में ये पार्ट ऐसा मूव करेगा। क्लियर है? इस तरह से। तो हम स्टडी के लिए कितने पार्ट को ले लेते हैं, इतने आधे पार्ट को ले लेते हैं, इधर का आधा या उधर का आधा। ठीक है, यहां से इतने पार्ट को अलग कर लिया मैंने। अब इतने पार्ट को अलग कर लिया तो इतने पार्ट पर देखता हूं, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन आपके पास पर अंदर लेकर जा रहा है, तो स्टील पर टेंशन आ रहा है, तो स्टील क्या करेगा, बाहर रखने की कोशिश करेगा। स्टील बार लगे हुए हैं, तो स्टील बार पर आपके पास पर इधर पर सिग्मा एस टी ए एस टी है, सिग्मा एस टी ए एस टी है, सिग्मा एस टी ए एस टी है, सिग्मा एस टी ए एस टी है। इसका फोर्स जो है ये बाहर रखने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर आपके पास पर ये जो पेमेंट है, ये पूरी पेमेंट थी स्पान एल की। हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं L/2 की, हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं L/2 की। और ये जो है दिस इज द विड्थ ऑफ पेमेंट, इसको कैपिटल बी से या स्मॉल बी से, जिससे आप चाहें उससे डिनोट कर दीजिए। और ये थिकनेस ऑफ पेमेंट, जिसे अपन एच से डिनोट कर देते हैं। सो कहने का क्या मतलब है कि आपके पास सर बी विड्थ की पेमेंट जिसकी थिकनेस एच है, और हम कंसीडर कर रहे हैं L/2 का स्पान, उसका कंक्रीट जो है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, उसका कंक्रीट जो है वो F कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से इंटरनल मूव कर रहा है और एक फोर्स क्रिएट कर रहा है, वो एक फोर्स क्रिएट कर रहा है। वो जो फोर्स क्रिएट कर रहा है उसको रेजिस्ट करने का काम कर रहा है यहां से आपके पास पर सिग्मा एस टी, और इन सबको ऐड करोगे तो सिग्मा एस टी कॉमन हो जाएगा, सबका एरिया ऑफ स्टील जो हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं सबका एरिया ऑफ स्टील भी कॉमन हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील ऐड हो जाएगा। तो सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, ये 1 बार, सेकंड बार, थर्ड बार और फोर्थ बार सबको ऐड कर दोगे। तो ये भी यूनिट हो गई फोर्स की, ये भी हो गई आपके पास पर फोर्स की। देखो ये हो गया mm, और ये हो गया न्यूटन पर mm या kg पर सेंटीमीटर या kg पर mm। तो यहाँ पर आपके पास फोर्स की यूनिट, ये भी फोर्स की यूनिट। तो यहाँ से आप निकाल लोगे क्या, L। मैंने आप लोग को पहले बताया था, यदि ये पेमेंट आपके पास पर सीमेंट कंक्रीट की ही होती, यदि ये पेमेंट जो है ये कंक्रीट की होती, सिर्फ कंक्रीट की होती, तो यहां पर आपके पास पर कंक्रीट से स्ट्रेस लगती होती। तो ये जो सिग्मा एस टी है ये कंक्रीट लगाता, और यहां से आपके पास पर इन्वायरमेंट की वजह से कंक्रीट में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो हम फिर आधा पार्ट ले लेते स्टडी के लिए, सिर्फ आधा पार्ट ले लेते, और आधा पार्ट ले लेते और कहते हैं कि L/2 का स्पान ये कितना हो जाता है, L/2 का स्पान इस यूनिट वेट से इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या, एक कंक्रीट जिसका स्ट्रेंथ जो है, कौन सी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो इतनी है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर स्पेसिंग बहुत ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है। और ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो L रहेगा उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू खुद ही ज्यादा है। तो यहाँ पर स्पान काफी ज्यादा आता है, क्योंकि ये 415 के आसपास है, या 361 ले लो आप, है ना, 0.87 से। लेकिन जनरली LSM से होता है, वो WSM से होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते पेमेंट के अंदर पर क्रैक हो, इसलिए वी यूज WSM पेमेंट। यदि WSM यूज करते हैं तो यहाँ पर यूज करते हैं हम कितना, हमने यूज कर लिया FY यूज कर लिया, तो 41 कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा, 1.78 के फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ। और ये जो होता है ये आपके पास पर बहुत ही कम मतलब 2 मेगापास्कल के आसपास होगा। तो देखिए इन दोनों में फर्क कितना है। तो यहाँ पर आपके पास पर लेंथ बहुत ज्यादा आ जाएगी और यहाँ पर कम आएगी। यहाँ पर यदि कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, तो आपको IS कोड बोलता है टेक इट एज 4.5 मीटर, स्लैब की लेंथ नहीं, क्रैक की लेंथ को ही। हम क्या करते हैं, हम प्री डिफाइंड लोकेशन पर क्रैक बना देते हैं, हम ऐसा ना क्रैक डेवलप कर देते हैं, खुद ही पेमेंट को कट कर देते हैं। कितने मीटर में कट कर देते हैं अपन, 4.5 मीटर में क्रैक कर देते हैं, ताकि पेमेंट में फ्यूचर में कोई क्रैक आने वाला हो तो क्रैक आए ही ना। क्लियर है। तब क्वेश्चन की जो ऑप्शन थी धनंजय, क्वेश्चन की ऑप्शन थी उसमें क्या लिखा था कि कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट देना है सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में आपको, तो स्पेसिंग क्या होगी एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट की। अपन ने बोला 4.5 मीटर, बिल्कुल सही बात है सर। उसके बाद इन रेनफोर्स स्लैब, यदि ये अनरेनफोर्स की बात कर रहा है, अभी रेनफोर्स कर दिया, रेनफोर्स में क्या होगा, रेनफोर्स स्लैब स्पेसिंग मे बी 13 मीटर फॉर 15 सेंटीमीटर थिक स्लैब विद स्टील रेनफोर्समेंट ऑफ दिस।
ये कह रहा है कि आपके पास पर एल बी एच बाई 2 यूनिट वेट ऑफ वाटर और एफ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए एस टी जो है, उसके केस में यदि एल को कितना रख रहे हैं 13, बी इन्होंने बताया नहीं, चलो मान लेते हैं अपन 3.75 मीटर का स्लैब है, एच इन्होंने बता दिया 15 सेंटीमीटर है, मतलब 0.14 सेंटीमीटर ना, हाँ तो 1.15 सेंटीमीटर, ओके तो 0.15 अपॉन 2 यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर हम रख लेता हूँ, केजी बोल रहा है तो 24000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 3.8। एरिया ऑफ स्टील भी चाहिए, कितना एरिया ऑफ स्टील लगा रहे हैं उसके बेसिस पर कैलकुलेट होगा, उसके बेसिस पर कैलकुलेट होगा। तो ये कैलकुलेशन के लिए डेटा इनसफिशिएंट है, सेम इसमें भी इसके लिए भी डेटा इनसफिशिएंट है, ये दो गलत तो ये भी गलत और ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर है धनंजय? हाँ बिल्कुल, छोड़ने के लिए आते हैं। Which of the following joint are provided in the cement concrete pavement to address shrinkage cracking? श्रिंकेज क्रैकिंग को रोकने के लिए कौन सा जॉइंट दिया जाता है? कंट्रक्शन जॉइंट। ओके, क्लियर है भाई सभी को? आखिरकार जैसे तैसे तो नहीं, पर आखिरकार खत्म हो गए। बड़ा ही मतलब मुझे ही होने लगा था यार कि आप लोग इतना कैसे, मतलब मैं यदि पेड बैच का स्टूडेंट रहता तो मैं इतना कॉन्क्रीट नहीं पढ़ता भाई, मतलब श्योरली नहीं पढ़ता। आखिरकार खत्म हुआ। नारियल चढ़ा देना ना, इफ यू वांट कि नारियल चढ़ाना, मिठाई विठाई खिला देना। वो बाहुबली में था ना एक, मामा नगाड़े बजवा दो, तो वैसा वाला काम करवा दो। अरे खाना बंद करो भाई। चलिए पहला क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल टिम्बर वेरीज। अच्छा टिम्बर मैंने स्टार्ट करे, बताया नहीं आपको। हाँ भाई टिम्बर स्टार्ट कर रहे हैं अभी, टिम्बर का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज अपन, ठीक है? नहीं आता? अच्छा क्वेश्चन नहीं आता वो छोड़ो, मैं बोल रहा हूं कि टिम्बर का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और टिम्बर को आप लोग को देखते हैं वैसे ही जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था कि आप लोग टिम्बर से रिलेटेड आंसर दे मुझे, और यदि आप लोग के डेटा के बेसिस पर आप लोग जो बताएंगे, जो पता चलेगा, तो फिर मैं उसके बेसिस पर कल आप लोग को कुछ एडिशनल चीज बताना होगा तो बताऊंगा। इसके क्वेश्चंस आते हैं धनंजय, टिम्बर से 1 या 2 क्वेश्चन कम से कम आएगा ही आएगा, और बहुत वास्ट टॉपिक नहीं है टिम्बर का। टिम्बर में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए।
चलिए पहले देखते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल टिम्बर वेरीज बिटवीन। आंसर दिया है प्रद्युम्न ने, ज्योत्सना ने, मयंक ने, नवीन ने। बिल्कुल बिल्कुल सही। मोस्ट ऑफ द टिम्बर में जो आपके पास सर मॉइस्चर कंटेंट होगा दैट विल बी इन अ रेंज ऑफ 10 to 20%, 10 से 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, one in 12 slope of grain in timber beam result in reduction in the strength of by about। जितेंद्र अभी जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनके सभी के आंसर दो, आगे मैं आप लोग के डेटा के बेसिस पर जो समझूंगा ना उस सबसे रिलेटेड चीजें बताऊंगा। अभी सिर्फ आंसर दो इन सबसे रिलेटेड जो आपके पास पर क्वेश्चंस है उनसे रिलेटेड। Just take it as a fresh question. नहीं तुक्का उक्का मत मारो भाई, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो मत आंसर करना। पहले मैं एक चीज बता देता हूं आप लोग को जो बहुत इंपॉर्टेंट है टिम्बर से रिलेटेड। आप लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे घर में, बार बार पढ़ेंगे, बस ध्यान रखना है आप लोग को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। टिम्बर के बारे में यदि अपन बात करते हैं तो टिम्बर से मैं सिर्फ उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जहां से क्वेश्चंस आएंगे आपको, है ना। पहला स्ट्रक्चर कि कैसा है टिम्बर का स्ट्रक्चर, क्लियर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो आप लोग को रेडी रहना है उससे रिलेटेड। माइक्रो लिखा हूं, एक्चुअली मैक्रो है। ये इस पार्ट पे सबके बारे में कौन कहां होता है, पोजीशनिंग, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर। इनकी पोजीशनिंग समझ में आनी चाहिए, है ना। पोजीशनिंग समझ में आनी चाहिए कहने का मतलब है कि कहां पर है और उससे क्या समझा जा सकता है ना। यदि क्लोज रिंग बहुत आसपास पर है तो उससे क्या समझा जाएगा, कहां वाले पार्ट के बारे में बात करें। रिंग के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट है, बहुत ज्यादा दूर दूर है, देखने को मिल रही है। यदि रेडियल लाइन है तो वो क्या है, रेडियल लाइन का फंक्शन क्या है ना। सेंटर वाला पार्ट जो है वो क्या है। ओल्डेस्ट पार्ट ट्री के जो मैक्रो स्ट्रक्चर उसमें सबसे ओल्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सबसे फ्रेश पार्ट कहां पर होता है। ओल्डेस्ट पार्ट एकदम सेंट्रल पार्ट होता है जिसे पित बोलते हैं। सबसे यंगेस्ट पार्ट जो होता है वो होता है इनर और आउटर बार्क के आउटर बार्क और सैपोर्ट के बीच में जो आपके पास पर कैम्बियम लेयर होती है वो वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपको पोजीशन के बारे में पता रहना चाहिए। नेक्स्ट यदि बात करता हूं मैक्रो स्ट्रक्चर,
उसके बाद आप बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वैसे तो, डिफेक्ट्स इन टिम्बर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा डिफेक्ट्स इन टिम्बर। क्लियर है? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, डिफेक्ट्स इन टिम्बर। यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत, मतलब मानकर चले कि आप जितने भी क्वेश्चन यदि आप देखेंगे ना एक एग्जाम में, तो 10 में से आपको कम से कम 7 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। क्लियर है? इसी में सबसे वैरायटी इसी के अंदर पर है। फंगस के बेसिस पर, इंसेक्ट के बेसिस पर, नेचुरल फोर्स के बेसिस पर, है ना, सीजनिंग के बेसिस पर, कन्वर्जन के बेसिस पर। कन्वर्जन जैसे आपने कन्वर्ट किया उसे कहां से, लॉग से आप प्लैंक बना रहे हैं, कन्वर्जन के बेसिस पर। इनमें कौन कौन सी सीजनिंग होती है और किसमें क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपको पता करना है वो बहुत सारी चीजें उसके अंदर पढ़ना नहीं है। बहुत सारी टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीजें लिखी है, वो सब पढ़ना नहीं है। सबसे पहले जब भी पढ़ना है, यदि नहीं पढ़ा हो जब भी पढ़ना है, यदि पढ़ भी लिया हो तो भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हर बार जो भी डिफेक्ट होगा उसकी पिक्चर जरूर देखनी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी डिफेक्ट होगा उसकी पिक्चर जरूर जरूर देखनी है। उससे क्या होगा, उससे अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। वो बोल रहा है कि आपके पास पर स्टेन हो जाता है, डिकलराइज हो जाता है। अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं कि डिकलराइज होता है, तो समझ ही नहीं आएगा डिकलराइज कैसे होगा, है ना। जैसे रॉट पढ़ लिया, रॉट का एक्चुअली मतलब क्या होता है अपने को हिंदी में मतलब पता है, तो हिंदी के बेसिस पर समझ लो उसको। रॉट का मतलब क्या होता है, ब्राउन रॉट क्या होता है ना, और एंट क्या होती है, टर्माइट्स क्या होती है ना, मरीन शेल्स क्या होते हैं, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना होगा, जो यहां से आप लोगों से पूछी जाएगी। तो मानकर चले यदि टिम्बर से क्वेश्चन आता है, टिम्बर से यदि मैं बोल रहा हूं, फिर भी यदि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे, कम से कम। यदि एक क्वेश्चन आया है यहां से ना, तो मान लेना कि एक टिम्बर के पार्ट से जो क्वेश्चन आने वाला है वो टिपिकल क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर, मतलब इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, बेंडिंग स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्लीवेज प्रॉपर्टी, है ना, और टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब चीजें जो है आप यहां से पढ़ ले। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहां से और क्वेश्चन पूछा जाता है, सीजनिंग। सीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीजनिंग के बाद कितना मॉइस्चर रहता है, सीजनिंग के पहले कितना रहता है, ड्राइंग के बाद कितना रहता है, जोन वाइज, जोन 1, 2, जोन 3, 4 के अंदर पर क्या क्या मॉइस्चर के कंटेंट रहेंगे, ये सब क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा मेजरली ये क्वेश्चन। और बहुत ही रेयर है, लेकिन आएगा तो आधे बच्चों को बनेगा नहीं। अवेलेबल कहां पर होता है, कौन सा ट्री कहां पर अवेलेबल होगा, किस टाइप का टिम्बर कहां पर अवेलेबल होगा, है ना। एक पर्टिकुलर, जैसे आपको बोल दिया गया कि पोल लगाना है उसके लिए टिम्बर कौन सा होगा, बीम बनानी उसके लिए टिम्बर कौन सा होगा, आपको गर्डर बनानी उसके लिए टिम्बर कौन सा होगा, घर बनाना है उसके लिए टिम्बर कौन सा होगा, ये सब चीजें इतना। और एक आप बोल दो कि वो थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, टॉपिक ही अलग है, वो है वुड प्रोडक्ट्स। वुड प्रोडक्ट्स जिसमें प्लाईवुड, है ना, आपके पास पार्टिकल वुड हो गया, प्लाईवुड हो गया, इन सब चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस फिर यहां से पूछे जाएंगे। इससे एक क्वेश्चन के चांसेस होते हैं, मतलब बोलूं 80% चांस है कि आएगा, बाकी 20% चांस है कि नहीं आएगा। यहां से आपके पास पर यदि बात करता हूं तो 5% चांस होता है कि आएगा, जब आएगा किसी को नहीं बनेगा, टेंशन बहुत मत लो। सीजनिंग से चांसेस रहते हैं 60 to 70% कि आएगा ही आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर से चांसेस थोड़े कम रहते हैं। मैक्रो स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन के आने के 90% चांसेस रहते हैं। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आने के
कम से कम 100% चांसेस है। तो ये है आपके पास पर एक टिम्बर का मिली जुली कहानी कि कहां से कैसे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आई थिंक ये आप लोग को हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर। और एक और चीज, आप लोग जो एग्जाम देने वाले हो, हाँ प्रिजर्वेशन पर भी आएगा। प्रिजर्वेशन में देखो, प्रिजर्वेशन में क्या पूछने वाले हैं, मैं सीधी सी बात बता दे रहा हूं आपको। प्रिजर्वेशन में सिर्फ वो केमिकल का नाम पूछने वाले, दैट्स ऑल। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नवीन प्रिजर्वेशन, लेकिन प्रिजर्वेशन भी पूछेंगे तो सिर्फ वो केमिकल का नाम पूछने वाले हैं, कौन सा केमिकल यूज किया जाएगा, है ना। बस इस तरह की चीजें वो पूछने वाले, ऐसा बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है प्रिजर्वेशन, ठीक है। आप सीजनिंग के बाद प्रिजर्वेशन वाला पार्ट को ही पढ़ो तो ज्यादा अच्छा भी लगेगा आपको, क्योंकि सीजनिंग के बाद आप टिम्बर को डायरेक्टली यूज ना करके प्रिजर्व करके रखते हो, फिर यूज करते हो। हाँ, लॉग का अरेंजमेंट कैसे होता है जब अपन उसे सीजनिंग कर रहे हैं, या सीजनिंग के बाद यदि अपन उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं, तो कैसे रखेंगे, ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 1 in 12 slope of grains in a timber beam result in reduction of strength by about। यदि आपके पास स्लोप होता 1 in 12 तो क्या स्ट्रेंथ में रिडक्शन होगा? होगा। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ आपके पास पर और जो यूनिफॉर्मली वेरिंग सेक्शन रहता है उसकी स्ट्रेंथ में वेरिएशन होता है। अभी बोल रहा है कितने परसेंट के आसपास होगा। तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आउट ऑफ द बॉक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि आपने कभी एक बार पढ़ रखा है तो अगली बार वो रेशो चेंज कर देगा, फिर आपको स्ट्रेंथ पूछेगा तो यू कैन नॉट से कि क्या आंसर हो जाएगा। ओके यहां पर आंसर जो है बेसिकली 20 से 30% तक का चेंज देखने को मिलता है स्ट्रेंथ में। यदि आपके पास पर 1 in 10 to 1 in 12 के बीच में यदि आपके पास पर स्लोप बन जाती है ग्रेन्स के बीच में, तो आपको जो डिफरेंस है वो 20 से 30% तक की स्ट्रेंथ का देखने को मिलता है। ठीक है, तो 20 से 30 के लिए मैं 30 टिक कर देता हूँ, क्योंकि 20 से 30 है तो 20 मैक्सिमम नहीं होगा, लेकिन 30 में 30 मैक्सिमम होकर उसकी रेंज भी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट टाइम। आप लोग ने एक चीज देखा होगा, यदि आप लोग ने देखा है तो आई एम नॉट श्योर कि देखा है कि नहीं देखा है। आप लोगों ने एक चीज देखा है इस बुक के अंदर पर, ये जो बुक आप सॉल्व कर रहे हैं, इस बुक के अंदर पर जो आप लोगों ने क्वेश्चन देखा जो किसी साल आ रखा है और जो क्वेश्चन कभी नहीं आया, उन दोनों के लेवल में आपको डिफरेंस समझ में आया? जो क्वेश्चन किसी साल आ रखा है उसने बहुत ज्यादा टिपिकल चीज नहीं पूछी, बहुत ज्यादा सिंपल भी चीज नहीं पूछी, और बहुत ज्यादा आपके पास पर आप क्या यदि मैं बात करूं कि कोर की चीज नहीं पूछता बहुत ज्यादा जाकर। यदि आपने नोटिस किया हो इतने टाइम पर, और मेरे हिसाब से कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी से आपने नोटिस किया होगा, बताइए क्या नोटिस रहा आपका? हाँ जी बताइए। अरे ओके नहीं, कुछ और बताओ, यस और नो, क्या रहा ऐसा जैसा मैं सोच रहा हूं? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है, जो क्वेश्चन किसी साल आ रहा है वो क्वेश्चन आपके पास पर बहुत ज्यादा, यदि मैं बोलता हूं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल है, और ऐसे टॉपिक से नहीं है जिन पर कभी क्वेश्चन नहीं बने। बट यू कैन सी इन दिस बुक सम टाइप ऑफ क्वेश्चन आर ऑल्सो देयर जो आपको कभी किसी टॉपिक से, उस टॉपिक से कभी आए नहीं और शायद आएंगे भी नहीं, लेकिन स्टिल सम ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर। दोज क्वेश्चन आर ओनली फॉर दोज स्टूडेंट
जिनका प्रिपरेशन ऑलरेडी सब ऑलमोस्ट हो चुका है वो उसको करे। ऐसे क्वेश्चन यदि आपसे पहली बार में नहीं बने तो डिमोरलाइज नहीं होना कि इस बुक के क्वेश्चन नहीं बन रहे। क्लियर है? क्योंकि इनके ना आने के चांसेस 90 to 95% है, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल का। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द बेस्ट टाइम फॉर फेलिंग अ ट्री इज मिड समर और मिड विंटर, बिकॉज अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत रेयर है कि देखने को मिलेंगे। बताइए क्या बता रहे हैं? बी बता रहे सभी लोग। देखिए बेस्ट टाइम ऑफ फेलिंग ए ट्री इज मिड समर और मिड विंटर। मिड विंटर कहने का मतलब क्या है? विंटर पीक पर नहीं पहुंचा है और समर भी पीक पर ना हो, उस टाइम पर आप ट्री कट करें। चीप लेबर इज अवेलेबल इन दिस पीरियड, बिल्कुल भी नहीं। सैप इज एट रेस्ट, ये यदि रेस्ट पर हो तो बहुत अच्छा। टिम्बर बिकम हार्ड, टिम्बर बिकम सॉफ्ट, नहीं। सैप इज एट, सैपवुड में कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो आपके पास पर जो टिम्बर मिलेगा दैट विल बी रिमेन सेम फॉर दी फर्दर पीरियड, आगे के पीरियड के लिए वो सेम ही रहेगा। सैपवुड में यदि ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, सैपवुड यदि हार्ड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, नया सैपवुड का पार्ट भी नहीं आ रहा है, वो वाला पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर पर जो टिम्बर आपके पास पर मिलेगा उसके अंदर प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा और वो चेंज होगा भी नहीं आगे। नेक्स्ट, प्लाईवुड हैज ग्रेटर स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ, थोड़ा सा सिंपल है एज कंपेयर टू बाकी। कैसे रखे रहते हैं भाई प्लाईवुड में? प्लाईवुड में ग्रेन्स ऐसे रखे हुए रहते हैं, देखा है प्लाईवुड? नहीं देखा? प्लाईवुड में एक शीट ऐसी रहती है, इसके ग्रेन्स ऐसे हैं, इस तरह के ग्रेन्स रहते हैं। ऐसे रहता है एक, दूसरी इसी के ऊपर रहती है, दूसरी इसके ऊपर आ गई है, इसको दूसरे कलर से बना देता हूं, उसमें ग्रेन ऐसे होता है। फिर उसके ऊपर वाली मतलब एक क्रॉस ग्रेन रहता है, एक इस तरह से ग्रेन रखा, दूसरे ग्रेन इधर है, फिर इस तरह से ग्रेन रखते चले जाते हैं। मतलब आप किधर से भी आप स्ट्रेस लगाए इट विल रेजिस्ट। तो प्लाईवुड हैज ग्रेटर स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ, अक्रॉस द ग्रेन भी है अलोंग द ग्रेन भी है, क्योंकि अक्रॉस द ग्रेन और अलोंग द ग्रेन दोनों में आपके पास पर सेम रहेगा, क्योंकि क्रॉस ग्रेन रहता है इसमें, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुड इन ratio of the modulus of elasticity of wood in direction perpendicular to the grain to the value of direction parallel to the grain fall in the range of, हाँ जी बताइए। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा है?
वन इज दिस, एक ये है। जब इस पर स्ट्रेंथ निकालोगे कितनी आएगी? और एक जब इस पर लगाओगे, दोनों की स्ट्रेंथ का ही कंपैरिजन कर लीजिए, आंसर समझ आ जाएगा आपको। दोनों की स्ट्रेंथ का ही कंपैरिजन कर लीजिए, समझ आ जाएगा आपको। हाँ जी, अभी भी नो बता रहे हो सभी लोग। आंसर इज दिस। क्या निकालना है आपको? कुछ नहीं, आपको क्या करना है, एक है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड ये वाली जो है दैट इज बेंडिंग स्ट्रेंथ। मॉडुलस कहने का मतलब है यहां पर कि यू कैन से द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग स्ट्रेस एंड इन कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में पैरेलल होता है और बेंडिंग स्ट्रेस में परपेंडिकुलर होता है ग्रेन के। ये कब कौन सी जगह पर देखने को मिलता है? बीम स्लैब जब कहीं बना रहे हो उसके लिए, और ये है कॉलम के लिए। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। As a construction material, plywood is preferred to thin planks of timber because of। हाँ जी बताइए, क्यों प्रेफर किया जा रहा है प्लाईवुड को? As a construction material, plywood is preferred to thin plank timber because good strength and dimensional stability in both lateral and longitudinal direction. Good dimensional stability in both longitudinal dimensional stability और नहीं सिर्फ डायमेंशनल नहीं है भाई, लिखा गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी और यहाँ लिखा गुड स्ट्रेंथ एंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी। बाकी पॉइंट सेम है, गलत ये पॉइंट। स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी भी होती है। गुड स्ट्रेंथ इन बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ये ज्यादा करेक्ट है इससे। सेविंग द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट कंसिडरेशन, ये करेक्ट है यदि ये नहीं रहता तो। गुड स्ट्रेंथ बोथ इन लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल। क्या कॉस्ट बचाने के लिए क्या एनवायरमेंटल सेविंग के रिस्पेक्टिव क्या लगता है? एनवायरमेंटल सेविंग के रिस्पेक्टिव क्या इसलिए प्लाईवुड यूज करते हो आप प्लाईवुड इसलिए यूज करते हो क्योंकि प्लाईवुड सस्ता आता है और ट्री महंगा आता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ट्री के रेट बढ़ा दिए, बहुत ज्यादा कर दिए, ताकि लोग ट्री को यूज करना ही बंद कर दे और दूसरे मटेरियल को देखे एज अ रिप्लेसमेंट, ताकि ट्री या डिफॉरेस्टेशन होना बंद हो जाए। और उसको आपने देखा होगा, ट्री को आप कहीं से भी काट कर कहीं से भी ले जा नहीं सकते, जबकि कंक्रीट कहीं से भी कहीं ले जा लो, कोई देखने नहीं वाला, ना कोई पूछने वाला। कंक्रीट का बीम ले जा लो आप, स्टील की बीम लेकर घूमो पूरे शहर में, और उसी जगह टिम्बर लेकर घूमना, फिर पता चलेगा आपको। तो ये पनिशेबल ऑफेंस रख दिया, इसीलिए रखा है ताकि आपके पास पर ट्री का यूज कम हो। सेविंग इन द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है रीजन। इसका पहला रीजन ज्यादा करेक्ट है एज कम्पेयर टू सी का। यदि सी ए नहीं रहता तो सी सही हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिम्बर, विच ऑफ द फॉलोइंग इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय फंगस? हाँ जी बताइए।
7th का सभी को पता होगा। बिल्कुल। रॉट, रॉट और स्टेन मेजरली दो चीज है, ब्लू स्टेन, व्हाइट स्टेन, या ड्राई रॉट, वेट रॉट, व्हाइट रॉट, ब्राउन रॉट, सब आता है फंगस की वजह से। क्या बोल रहे हो भाई धनंजय? ड्राई रॉट तो अल्टरनेटर वी, वेट ड्राई नहीं है क्या? अभी तो आंसर दो आप, है ना, सब बता रहा हूं मैं। ड्राई रॉट, वेट रॉट, है ना, और आपके पास पर व्हाइट रॉट क्या होगा, ब्राउन क्या होगा, किसकी वजह से ब्राउन हो जाता है, सब बताता हूं मैं। कम बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले तो चेक करो कि आप लोग को क्या बनता है। मैं पता चला वही चीज बता रहा हूं जो आपको ही पता है। नेक्स्ट, द वुड प्रिजर्वेटिव कैरोस्टेट इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये क्वेश्चन पूछा भी था मैंने। हाँ जी, ये क्वेश्चन पूछा भी था मैंने, याद है ना? किससे मिलता है? हाँ जी नवीन, ऑल रॉट बाय फंगस। यहां पर वुडन कोल से निकलता है आपको। हाई कार्बन होते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा स्मेल आता है, लेकिन इसको यूज करो ना तो इसके बाद थोड़ा स्मेल आता है। स्मेल मतलब कैसा स्मेल आता है? अरे बिटुमिन का स्मेल सुना है क्या? बिटुमिन का सुना नहीं, मतलब उसको स्मेल किया होगा, तो अजीब सा आता है स्मेल, हेल्दी नहीं रहता। तो ऐसे प्रिजर्वेटिव को यूज नहीं करे यदि आप घर के अंदर यदि कोई पार्ट है वहां पर। दूसरी चीज है, इनको वहां भी यूज नहीं करे, कहां पर? किचन वाला एरिया या जहां फायर आपके पास पर है वहां पर भी इस तरह के प्रिजर्वेटिव को यूज ना करें। हाँ, यू कैन से टॉक्सिक स्मेल देता है थोड़ा सा, एक कार्बन रहता है ना इसके अंदर। द पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर इज कॉल्ड। हाँ जी, आसान है, बहुत आसान है। क्या बोला जाता है? सबको पता होगा इतना मैक्रो स्ट्रक्चर के बारे में। नवीन रिफ्रेश करो, नवीन रिफ्रेश करो, सभी लोग रिफ्रेश कर लो जिसका अटक रहा है। मैंने भी कर लिया था रिफ्रेश। ओके, नेक्स्ट, द मॉइस्चर कंटेंट अचीव्ड आफ्टर ओवन ड्राइंग ऑफ टिम्बर इज। ओवन ड्राइंग करनी है, बताइए। %15। सही। रेंज इज नॉट हियर। 12 से ज्यादा, 15 से कम, या 15 के बीच, 12 से 15%। नेक्स्ट, डिफेक्ट इन द ग्रोथ ऑफ टिम्बर इज कॉल्ड। हाँ जी,
करेक्ट. नेक्स्ट, द रेडियल स्प्लिट which are wider on the outside of the log and narrower towards the pith are called as हार्ट शेक, स्टार शेक, कप शेक. क्या बोला जाता है? ये पता होगा आपको. हाँ जी, बिल्कुल. दोनों में सिर्फ एक ही में फर्क थोड़ा समझना है, यदि समझना भी है तो. और इसमें देखने को मिलता है तो ये होता है हार्ट शेक और ये होता है स्टार शेक. तो आपके पास पर अंदर आते आते कम और बाहर पर थोड़ा सा ज्यादा मिलता है. दिस इज स्टार शेक, है ना. नेक्स्ट 13, 14, 15, 16 कभी आए नहीं है. सिंपल क्वेश्चन है. द डिसइंटीग्रेशन ऑफ टिश्यूज ऑफ वुड कॉज्ड बाय फंगस इज कॉल्ड रॉट, नॉट, चेक, मोल्ड. हाँ जी, बताएं. बताइए. दे दिया सभी का आंसर. प्रद्युम्न ने सभी का दे दिया ना. देखते हैं. अरे कप वाला मतलब कप वाला ऐसा होता है भाई. ऐसा ऐसा हो जाता है. ये सेपरेशन हो जाता है थोड़ा. ऐसा सेपरेट हो गया, इधर थोड़ा सेपरेट हो गया. ये कप कहलाता है. कप शेक, है ना. चलिए. डिसइंटीग्रेशन ऑफ टिश्यू ऑफ वुड कॉज्ड बाय फंगस. फंगस की वजह से कौन सा होता है आपके पास पर? बताया था अभी थोड़ी देर पहले. ये तो नहीं होता. ये किसके थ्रू होता है आपके पास पर? इट इज ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस. चेक बी, रॉट. नेक्स्ट, द डिफेक्ट इन वुड ड्यू टू कन्वर्जन. कन्वर्जन की वजह से कौन सा होता है? देखिए, कन्वर्जन की वजह से बर्ल भी नहीं होता. जो आपके पास कन्वर्जन की वजह से होता है वो होता है कौन कौन सा? चिप मार्क होता है, स्ट्रेन आ जाते हैं, डायगोनल वेन हो जाता है, मुड़ जाता है, थोड़ा ऐसा हो जाता है. ऐसा कुछ हो जाता है, मुड़ जाता है. तो यहां पर आंसर है चिप मार्क. नेक्स्ट, डिफेक्ट कॉज्ड बाय श्रिंकेज इन टिम्बर इज. हाँ जी, श्रिंकेज ऑफ टिम्बर. बिल्कुल, ये दो सही. ऑल ऑफ दी अबव. क्लियर. ट्विस्ट हो जाते हैं फाइबर कुछ इस तरह के. तो ये जो ऐसा है, ये ऐसा मुड़ जाता है. दिख रहा है ऐसा मुड़ा हुआ. इट इज नोन एज ट्विस्ट. ट्विस्ट ऑफ फाइबर हो जाता है. 15 का डी, है ना. नेक्स्ट 16, ट्री यील्डिंग हार्डवुड. हार्डवुड किससे देखने को मिलता है? बताइए सबसे ज्यादा इन चारों में. पाइन से मिलेगा क्या?
बिल्कुल शीशम. Among them, it is the mostly give the hardwood part. 17, 18, 19. These sports goods are made from. ये शायद ना पता हो या याद रख लिया हो तो बात अलग है. हाँ जी. किस किस में होता है वो बता देता हूँ. अकेला ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स के लिए यदि बात करें इसका यूज होता है, हर चीज के लिए नहीं होता. जैसे यदि मैं बात कर देता हूँ हॉकी स्टिक के लिए हो जाता है, क्रिकेट के बैट के लिए नहीं होता, पहली बात बता दे रहा हूँ. स्टंप के लिए भी नहीं होता इसका यूज. उसके अलावा आपके पास पर और क्रिकेट में तो यूज नहीं होता इसका, बहुत कम यूज, मतलब ना के बराबर ही है. इसके अलावा हॉकी स्टिक इसके बन जाती है क्योंकि स्ट्राइक नहीं करता हॉकी स्टिक पर. स्ट्राइकिंग इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इम्पैक्ट पर इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं. मोल्डेबल स्किल इसके पास पर है इसलिए ये बना लिया जाता है और थोड़ा लाइट वेटेड रहता है. नेक्स्ट, प्लाईवुड इज ऑब्टेन फ्रॉम. इसका आंसर है ये. प्लाईवुड इज ऑब्टेन फ्रॉम टीक वुड, स्ट्रक्चरल वुड, बैम्बू, कॉमनली अवेलेबल वुड. हाँ जी. नाइनटीन का टीक वुड. हमेशा टीक वुड से बनाया जाएगा प्लाईवुड, हमेशा प्लाईवुड टीक वुड से बनाया जाएगा. क्रिकेट का अलग ही ट्री होता है ना. नहीं, क्रिकेट के लिए ट्री और वुड दोनों आप बहुत ही ज्यादा सही से सिलेक्ट करते हैं. वुड के बेसिस पर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, वो सॉरी बहुत ज्यादा वेटेड नहीं होना चाहिए, और उसकी टफनेस स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए. तो इसमें आपको देखने को मिलता है एक वुड आता है, जैसे क्रिकेट बैट यदि आपको पता हो तो इंग्लिश विलो बैट आता है, एक कश्मीरी विलो बैट आता है ना. तो ये दोनों आपके पास पर वुड में जो डिफरेंस होता है, कश्मीरी विलो डेंस ज्यादा होता है, वेटेड ज्यादा होता है और टफनेस अच्छी होती है. इंग्लिश विलो का वेट कम होता है, टफनेस ज्यादा होती है. तो इसलिए मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स यूज, सचिन तेंदुलकर को छोड़कर सब लोग कश्मीर वो इंग्लिश विलो यूज करते हैं. प्लाईवुड इज ऑब्टेन फ्रॉम. प्लाईवुड किसी भी ट्री से जो आपको कॉमनली मिल रहा है, यू कैन यूज दैट टू मेक प्लाईवुड. ओके. नेक्स्ट है, अ प्लाईवुड हैज. प्लाईवुड के पास क्या होती है? गुड हैज गुड स्ट्रेंथ अलोंग द पैनल ओनली, ग्रेटर इंपैक्ट रेजिस्टेंस, टेंडेंसी टू स्प्लिट इन द प्लेन ऑफ पैनल, टेंडेंसी टू बेंड इजीली. बताइए. इजिली बेंड नहीं करता, इंपैक्ट को रोक लेगा. अलोंग अक्रॉस दोनों होता है, इसलिए हम इससे ऐसे स्ट्रक्चर के एलिमेंट बनाते हैं जहां पर इंपैक्ट आने वाला है, जहां पर कंटिन्यूसली लोडिंग आने वाली उसको नहीं बनाते. यदि वहां पर आपके पास सर मतलब कंटिन्यूस, मतलब आपने जैसे रूफ नहीं बना दिया, इससे आपने बना दिया डोर बना दिया, विंडो में यूज कर लिया, ऐसी जगह जहां पर आप डे टू डे में एक्सीडेंटली वहां पर लोड लगा रहे, इंपैक्ट लोड लगा रहे, वहां पर अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए, तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 तक, है ना. कल अपन, हाँ कल अपना ऑफ है, ठीक है. कल अपना बीएमसी का क्लास का ऑफ है और अपन मिलेंगे परसों क्वेश्चन नंबर 20 से.
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 से मिलेंगे, और जब मैं 20 से मिलेंगे ना, 20 से मिलेंगे। और परसों जब अपन मिलेंगे तो मैं पहले आप लोग को बताऊंगा टिम्बर के बारे में कुछ कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें डेटा वाइज, है ना, और कुछ यदि मैं पिक्चर्स कलेक्ट कर लिया तो मैं पिक्चर्स बता दूंगा आपको जो मेरे पास पर होंगी, तो उससे ताकि आप लोग को थोड़ा सा आसान रहे। क्विज का अभी मुझे आइडिया नहीं कि कौन से सब्जेक्ट का होगा, और उसके अलावा आज शाम को 8 बजे से 10 बजे तक झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए एक मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज, तो वो आपको 8 बजे से 10 बजे मिल जाएगी। क्विज 1 जो हुई थी बीएमसी की, उसका सोल्यूशन है रात के 10 बजे से 11 बजे तक के बीच में, ठीक है, इतना मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, और यदि कुछ आती है मेरे पास पर तो आई विल गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन। ओके, चलिए तो फिर खुश रहें, सेफ रहें आप लोग, और अपन मिलेंगे अब परसों के दिन, ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।